नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में सबसे अधिक नजर विपक्ष पर है। समाजवादी पार्टी के 2 सीनियर नेताओं की ओर से खाली की गई सीटों पर यह चुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ से सांसद रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं रामपुर से 10वीं बार विधायक बने आजम खान ने सांसदी को छोड़ा और इन सीटों पर दोनों ही बड़े नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन चुनाव के लिए जिस प्रकार के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये लोकसभा चुनाव 2024 की रिहर्सल है? क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी रणनीति के तहत इस बार के उपचुनाव के मैदान से खुद को अलग रखा है? मायावती ने आजमगढ़ से ही क्यों उम्मीदवार उतारा? देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस उपचुनाव से बाहर क्यों हो गई है? तो आज इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं। हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ हाजी जमीरुद्दीन कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, वहीं बसपा से हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी मिल रही, खूब मिल रही, कायदे से मिल रही जी, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर के सीटों पर, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि अब ये भी बात सामने आ रही है कि क्या ये लोकसभा चुनाव 2024 की रिहर्सल के तौर पर इसे देखा जा रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। ये विधानसभा के तुरंत बाद होने वाला उपचुनाव है। लोकसभा अभी दूर है, लोकसभा चुनाव अभी दूर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने योगी आदित्यनाथ जी को अपना आशीर्वाद दिया है जी, इन दोनों लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने जा रहा है। दोनों सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रही है और ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगा कि ये लोकसभा चुनाव का रिहर्सल है या कह लीजिए उसके पहले की वो है। फिलहाल तो ये है कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो मार्च में चुनाव है और वही देखने को मिला। ठीक है, आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, फिर से आऊंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ विवेक पांडे भी जुड़े हुए हैं सपा से। विवेक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से उपचुनाव ये हो रहे हैं काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो सबकी नजर है वो विपक्ष पर ही नजर आ रही है और जिस तरीके से काफी ज्यादा खास भी ये जो चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। विवेक पांडे जी, क्या कुछ कहना आपका इस पे, क्योंकि काफी ज्यादा जो अगर चुनौती की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, दूसरे वर्ग का ये कहना है कि आजमगढ़ से सांसदी छोड़ चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से जनता भरोसा क्या लगता है दिखा पाएगी सपा पर? विवेक पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रिहर्सल लगातार पुलिस के जवानों के लिए चल रही है ताकि पुलिस के जवान चुनाव की सतत प्रक्रिया के लिए निरंतर मुस्तैद रहें। अब कैसे, मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूं, मेरी आवाज आ रही होगी? जी। आजमगढ़ के क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र 69 में आजमगढ़ विधानसभा के क्षेत्र 347 के बूथ संख्या 445 कुतुबपुर पे समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट श्याम बदन यादव और 443 बूथ एजेंट शैलेंद्र मौर्य जी को जहानाबाद पुलिस जबरन थाने पे उठा ले गई। पहली बात। दूसरी बात, बरगावा, रायपुर, मदरसा अरबिया, फिर उसके बाद आपका गणेशपुर, मेहनगर, लगातार हमारे बूथ एजेंटों को, जो बूथ एजेंट हमारे हैं उनको पोलिंग बूथ के बाहर निकाला जा रहा है जबरन पुलिस द्वारा कार्रवाई करके अनैतिक तरीके से, और यही रामपुर में इन्होंने किया। तो ये रिहर्सल 2024 की भाजपा के लिए नहीं, क्योंकि भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा
कि चेहरे की आड़ में जो संस्थाएं हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए या लड़वाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ये ट्रेनिंग उनके लिए चल रही है। आप इनकी भाषा को इस तरह समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जनता की बात है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ पूर्वांचल विशेष करके, क्योंकि जिस परिक्षेत्र से मैं आता हूं, पूर्वांचल इस समय मनोरंजन के मूड में नहीं है जी। और निरहुआ जी जो आए हैं मनोरंजन करने वोट कटवा बन के, तो मुझे लगता है कि ये तो भाजपा का इतिहास है। भाजपा तो देख ही रही है आप, एक तरफ चुनाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में किस तरह से जनमत और बहुमत का अपमान करते हुए शिवसेना को खत्म करने का प्रयास चल रहा है। भाई मैं तो पूछ रहा हूं कि आज ईडी और इनकम टैक्स के लिए मौका है। विवेक भैया भेजिए, कैसे ये सारे विधायक इतनी वीआईपी सुविधाएं लेकर के जाकर के गुवाहाटी तक बैठ गए चार्टर प्लेन में। भाई कौन खर्च उठा रहा है इनका? ईडी और इनकम टैक्स के लिए इससे बड़ा काला धन पकड़ने का मौका नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पिंजरे में बंद तोते जैसी संस्थाएं जो हैं वो सत्ता दल के इशारे पे काम करती हैं और अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं। यकीन मानिए वो समय दूर नहीं है जब फांसीवादी मानसिकता से, आज तो आप सत्ता दल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों को यह बात बता दूं, आज आप जिस सत्ता दल के लिए काम कर रहे हैं, कल को समय जब पलटेगा तो यही अधिकारी आप ही के जो आज जूनियर है, कल प्रमोशन पाके जो वरिष्ठ बनेंगे तो आप ही के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की रेट पड़ने वाली है। संभल के रहिएगा। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से चुनावों को संस्थाओं द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, भारत में जनमत और जनमानस का जो एक मूल्य था उसको समाप्त करने का प्रयास करते हुए तानाशाही और सामंतवादी मानसिकता से प्रेरित सरकार बनाने की कुत्सित प्रयास किया जा रहा है पूरी व्यवस्था को, जो मुझे लगता है इस देश की जनता के लिए, इस देश के इतिहास के लिए, इस देश के भविष्य के लिए अपमानजनक है। ठीक है, ठीक है। विवेक पांडे के हमारे साथ हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी ठीक है। जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ कांग्रेस जिस तरीके से कई तरह के दावे कर रही है, लगातार मंथन चल रहे हैं, अगर बात यूपी की करे, दिल्ली की करे, पूरी तरीके से मंथन में नजर आ रही है। और ये भी बात अब सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से 2024 की तैयारियां जो है वो चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो शिविर लगा रही है और इसी के चलते कई तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर में, ऐसे में कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस ने अपना नहीं उतारा है मैदान में, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी। जी 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 मैं समझ नहीं पाया क्योंकि कट के आवाज आ रही है, जरा सा एक दफा और वाज़ेह कर दे इसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जमीलुद्दीन कुरैशी जी, जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस किस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रही है, लगातार मंथन चल रहा है, यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई जिसमें ये बातें कही जा रही थी कि 2024 की पूरी तरीके से तैयारी होगी, हम एक बार फिर से जीतने की कवायद में लगे हुए हैं लगातार। लेकिन जिस तरीके से ये जो चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर में, एक भी उम्मीदवार कांग्रेस ने अपना नहीं उतारा है। इस पर भी कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं जी। उसकी वजह यह है, ये बाई इलेक्शन है और कांग्रेस में ये कभी ये नहीं है कि ये हमारे धर्मेंद्र यादव और ये आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जो है किसी पॉलिसी के तहत जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। ऐसे ही जो है रामपुर के अंदर जो है आसिम रजा सापा से लड़ रहे हैं, घनश्याम लोधी जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहां पर किसी पॉलिसी के तहत जो है बाई इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारी। उसकी खास वजह यह है कि आप ये देख रहे हैं कि देश के अंदर जो है कितना उतार चढ़ाव है इस वक्त और तो जो बीजेपी जो है वो अपनी जो बेईमान नीति के तहत जो है वो बात नहीं आ रही है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, वहां जैसे खबरें आ रही हैं इलेक्शन चल रहा है और बेईमानी हो रही है खुलेआम। इसलिए जो है इस सब को जो है उसके बाद जो है कांग्रेस इसका जो है क्रिटिसिज्म कर रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर जो है। लिहाजा कांग्रेस ने अपनी जो है रणनीति के तहत जो है दोनों जगह अपने जो है प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ठीक है जमीलुद्दीन कुरैशी जी। बसपा हमारे साथ मोहम्मद हासन जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हासन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी आ रही है मेरी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है मैं महाराष्ट्र आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए बसपा का रोल भी एक अलग तरीके से नजर आ रहा है आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में, क्योंकि गुड्डू जमाली सिर्फ एक उम्मीदवार आजमगढ़ सीट से उतारा है बसपा ने, लेकिन रामपुर सीट से कोई भी उम्मीदवार अपना नहीं उतारा है। इस पर भी कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद हसन जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिस तरीके की राजनीति हो रही है जी, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की भी एक अपनी नीति है और उस नीति के अकॉर्डिंग वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और एक सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और अब तक आपने देखा होगा कि बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा एक तुरुप का इक्का है कि हिंदू मुसलमान करते रहिए और देश में राज करते रहिए। ये एक सीधा सा फंडा चल रहा है और आप अभी देख रहे होंगे किस तरीके के तमाम मामला हो रहा है। अभी सैनिकों की भर्ती को लेकर उन्होंने एक नया बिल्कुल एक अजीब सा एक देश में एक माहौल खराब करने का काम करा है। 4 साल की नौकरी का वो कर रहे हैं। तो आप देखिए आज नौजवानों में कितना रोष है इस बात को लेकर, और आप ये निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने नीति बनाई है वो नीति इनके लिए बहुत हानिकारक साबित होनी है। और इस उपचुनाव में भी ये दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को जो अग्निपथ योजना जो इन्होंने की है, भाई योजना क्या होती है? ये तो देश के सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल की आप नौकरी दे रहे हैं जो आपके जो भर्ती के लिए इतने सालों से मेहनत करता है, आप उसे 4 साल की नौकरी देने का काम कर रहे हो। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अगर 2019 की बात की जाए यहाँ पर, तो आजमगढ़ लोकसभा सीट को देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से अखिलेश यादव ने भाजपा उम्मीदवार जो थे दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ, उनको 2,59,000 वोटों से हरा दिया था। और एक बार फिर से वो उम्मीदवार बनकर खड़े हुए हैं आजमगढ़ की सीट से। क्या लगता है, क्या इसका कोई असर जो है वो इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा विवेक श्रीवास्तव जी? क्योंकि जो अंतर था जीत का वो काफी बड़ा आंकड़ा था, 2,59,000। विवेक श्रीवास्तव जी आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। प्रिया जी जी अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस हैसियत से चुनाव लड़े थे, और उसके कारण जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का कद होता है उस कारण जनता को कुछ अपेक्षाएं थी, जिस कारण से ये अंतर रहा और अखिलेश यादव जी वहां चुनाव जीत गए। लेकिन लगातार जिस तरह से उनके परिवार द्वारा उस सीट पे चुनाव लड़ करके छोड़ने का क्रम चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा करने वाली है। जब ये सुविधाजनक ये परिवारवाद की राजनीति ये नहीं चलने वाली। दिनेश जी लगातार चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ क्षेत्र में बने रहे, इसका उनको लाभ मिलेगा। उनकी इसी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उनके ऊपर दांव लगाया। और इसी तरीके से रामपुर में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं उसी क्षेत्र से हैं, तो इन लोगों के स्थानीय स्तर के संघर्ष का लाभ मिलने वाला है। जो हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि साहब हमने एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं लड़ाया, वास्तविकता यह है कि लड़ाने के लिए प्रत्याशी तो होना चाहिए ना। तो कांग्रेस को प्रत्याशी मिलने में समस्या हुई है। उसको चाहे जो नाम जो लोग दे लें, ये सब जिसको चाहे कोई स्ट्रेटजी बताए चाहे कुछ बताए, जिसके पास है वो लड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे थे कि फला बूथ एजेंट हमारा उठा लिया गया, फला बूथ एजेंट उठा लिया गया। इसके लिए चुनाव आयोग है, पर्यवेक्षक है, जाकर शिकायत करे, कौन रोक रहा है? अगर इन बातों में सत्यता इनको जरा भी प्रतीत होती है, इस पर शिकायत कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये हारे को हर नाम वाला ये रास्ता तलाशा जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद जो रोना उसके लिए थोड़ा सा आंख में भी गुदगुदी कर ली जाए, ताकि आंसू आने पर लोग न कहें कि साहब आप अचानक से रो रहे हैं।
तो उसके रोने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद साहब कहेंगे कि ईवीएम में भी गड़बड़ी है। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी सुनने की आदी हो चुकी है और इसका हम लोग जवाब देने के आदी हो चुके हैं। तो इन बातों से कुछ होना जाना नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो लोकसभा में जाएगा और वो स्थिति करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है। आधे दिन के ऊपर करीब मतदान ऊपर का हो चुका है, कुछ ही घंटों का मतदान और शेष है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत करके लोकसभा जा रहे हैं। देखिए, अभी आप जिस तरीके से दावे कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जब उम्मीदवार जब भी खड़ा करते हैं कोई, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कौन सी कमियां हैं, कौन सी खूबियां हैं। सबका जो एक समीकरण होता है वो सभी जानते हैं कहीं ना कहीं, विवेक श्रीवास्तव जी। लेकिन जिस तरीके से अगर निरहुआ की बात करें, 2019 में भी यही चीजें कही गई थी कि अगर विधाता भी आ जाए धरती पर तो वो उसे हरा नहीं पाएंगे, और उसके बाद एक बार वही हुआ, फिर से वो हार गए। और आप अभी भी यही चीज कह रहे हैं कि उनके जो पार्टी के दो उम्मीदवार जो है आजमगढ़ और रामपुर सीट से, वो फिर से जीत के आएंगे। लेकिन पहले भी इसी तरीके के जो दावे थे वो किए जा रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए। देखिए, पहले बतौर पूर्व मुख्यमंत्री लड़े तो निरहुआ यादव वहां न्यू कमर थे, इसलिए निरहुआ वहां पे चुनाव हार गए। लेकिन इस कार्यकाल में अखिलेश यादव जी आजमगढ़ कम गए होंगे चुनाव जीतने के बाद, निरहुआ बराबर जनता के बीच बने रहे। जनता के बीच बने रहने का लाभ प्रत्याशी को मिलता है, इसको आप इनकार नहीं कर सकती। जो जनता के बीच रहेगा वो भोजपुरी फिल्मों में टाइम दे रहे हैं निरहुआ जी, भोजपुरी फिल्मों में टाइम दे रहे हैं सबसे ज्यादा। आप देखिए कितनी फिल्में उन्होंने बनाई हैं और आप बात कर रहे हैं जनता के बीच में रह रहे हैं। भाई अखिलेश यादव जी के सामने फिल्मों की शूटिंग जो होती है हमारे मित्र, वो पूर्वांचल में होती है। इस बात से आप क्यों इनकार कर रहे हैं? और उसी क्षेत्र की समस्या, उसी क्षेत्र के कथानकों को लेकर तो फिल्में बनाते हैं। कहीं ना कहीं जनता उनसे अपनापन महसूस करती है। अखिलेश यादव जी तो जितनी चुनाव जीतने के बाद उतनी बार नहीं गए उस लोकसभा क्षेत्र में। देखिए बड़े भाई, अगर अखिलेश यादव जी के सामने मेरा औचित्य तो नहीं है बोलने का, लेकिन ये बात बोल सकता हूं कि निरहुआ जैसे शायद पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। ये आप बात फैक्ट समझ लीजिए। आपके पास और कोई कैंडिडेट ही नहीं है निरहुआ के अलावा। जो पैटर्न पर आप जो है फिल्म स्टारों को उतार रहे हैं, आपके पास कोई समाज से जुड़ा हुआ कोई जमीनी स्तर का नेता नहीं है उस सीट के लिए लड़ने के लिए। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है भाई, आप फिल्म स्टार उतार रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय कुछ कहना जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। अपनी बात रखिए। ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी आपका ऑडियो म्यूट है, सबसे पहले उसे अनम्यूट करिए। जी विवेक पांडे जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि रामपुर में तो स्थिति ये रही कि इनके 71 विधायक, 16 मंत्री, 9 सांसद, 1 मुख्यमंत्री और सभी के सभी प्रचार में लग गए और अकेले आजम खान जी भारी पड़ गए सबके ऊपर। ये तो स्थिति है भाजपा की। उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, निरहुआ जी आए हैं प्रचार करने, निरहुआ जी आए हैं चुनाव लड़ने। असल में निरहुआ जी पार्टी के लिए फंड जनरेट करने का मुझे जो लगता है काम करते हैं। यही चुनाव बीतने दीजिए, निरहुआ जी की बुकिंग शुरू हो जाएगी, शादियां आने वाली हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी को पता है कि निरहुआ जी की बुकिंग कितने में होती है, कहाँ पे होती है, कैसे होती है, सब मिल जाएगी। डिटेल चाहिए तो मैं भेज दूंगा। निरहुआ जी को इनको बुकिंग करके आप जब चाहें किसी भी शादी कार्यक्रम में बुलवा सकते हैं। अश्लीलता परोसने में बड़े माहिर हैं। ये भारतीय धर्म संस्कृति की बात करने वाले जो भाजपा के लोग हैं, अश्लीलता परोसने वाले को तो ये पद्मश्री से नवाज देते हैं। एकता कपूर को पद्मश्री दिया गया था, विवेक भैया याद होगा। और सेना पे एक गब्बर को आम लोग समाज जुटा के लीजिए, एक वेब उन्होंने सेना की वर्दी को गरिमा से किया था। उनको बताइए, आपने पद्मश्री दे दिया और उनकी ऐसी राज बब्बर ने दलाल ने जो रोल किया था उसके बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा भेजा। ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे जी, बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, समय दिया गया सर, समय दिया गया आपको बोलने का। विवेक पांडे जी को आपने लोकसभा भेजा था, कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया, आदि साहब बैठे पूछ लीजिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है सुन लीजिए आप। किया गया है। ठीक है विवेक पांडे जी, देखिए अगर अखिलेश यादव की बात करें हम यहाँ पर, तो अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। क्या लगता है इससे चुनाव में कोई असर पड़ेगा? देखिए क्योंकि ये भी कहा जा रहा है या तो
अपनों पर भरोसा है या फिर विरोध का डर है? ये दो तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। नहीं, मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं। अखिलेश यादव जी ने सीट छोड़ने के पहले जाकर के वहां विचार विमर्श किया था बाकायदा। हाँ। और उसके बाद धर्मेंद्र यादव जी की जो बात ये लोग कर रहे हैं, इनको अभी धर्मेंद्र यादव जी के कद के बारे में पता नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी कोई आज नया चेहरा नहीं है। छात्र राजनीति से लेके, युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके पूर्वांचल की नस को पहचानने वाला एक ऐसा जमीनी जनप्रतिनिधि जो कि जिसको की जनता पसंद करती है, जिसको कि युवा पसंद करते हैं, जो कि छात्र राजनीति के प्रणेता रहे हैं और छात्र राजनीति के साथ सक्रिय रहते हुए उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। तो पूर्वांचल में धर्मेंद्र यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और ये तो विश्वास की बात और मानने वाली बात है कि पार्टी में नवयुवकों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी योग्यता को साबित कर सके। भाई आज हम भी तो चाहेंगे ना कि हम भी उत्तर प्रदेश के बाहर निकल करके क्षेत्रीय विस्तार करें, भाजपा के पैटर्न पे हम भी काम कर सके, जो कि मुस्कुरा रहे हमारे भाई। तो भाई कुछ तो चीजें सीखनी चाहिए, विपक्षियों से भी अच्छी चीजें। हाँ, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आदरणीय गुड्डू जमाली जी वहां के बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं, जिनकी पकड़ है। हमारी टक्कर अगर मैं देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टक्कर आदरणीय गुड्डू जमाली जी से दिखती है, क्योंकि जो सत्य देखे वो यही है, जमीनी नेता है, वहां के पूर्वांचल पे अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है, वोट का पोलराइजेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं अगर होगा तो डैमेज जो मिलेगा थोड़ा बहुत गुड्डू जी की वजह से मिल सकता है। लेकिन निरहुआ जी की बात जहां तक है तो उनकी तो बुकिंग क्या मुझे लगता है शाम से, कल से ही देखिए, हो सकता है ओपनिंग काउंटर खुल जाएंगे, उनकी बुकिंग की जा सकती है। तो जो भी कार्यक्रम के लिए मैं तो सभी से निवेदन करूंगा पूर्वांचल के बड़े रसूखदारों से कि निरहुआ जी के चुनाव के बाद, क्योंकि हारने के बाद वैसे भी लोग धन बल से कम हो जाते हैं, तो उनके लिए जरा अवसर, शादी ब्याह के लिए जो भी है, गाने बजाने के लिए सब लोग जरा पहले आपकी भी तो पार्टी समाजवादी पार्टी जो है स्टारों पर चुनाव जीतती आई है भाई साहब। आज उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं आपकी बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन अश्लीलता परोसने वाले किरदार में और एक कलाकार में अंतर होता है। कलाकार और अश्लीलता परोसने वाले में अंतर होता है। और इन्होंने तो धज्जियां उड़ा के रख दी। भोजपुरी फिल्म और सिनेमा के नाम पे जिस तरह का उत्पीड़न होता है, मुंबई जाकर के, बॉलीवुड में जाकर के जिस तरह से अपने ही कलाकारों का, क्षेत्रीय कलाकारों का उत्पीड़न ये लोग करते हैं, वो मीटू वाला कैंपेन कहीं छुपा नहीं है, वो आपको भी पता है। हमने भी उतारा। हम कहां कहते हैं किस राजनीतिक दल से स्टार या सेलिब्रिटी नहीं जुड़े, लेकिन आप किस स्तर पे काम कर रहे हैं। बसपा से नहीं उतरे, बसपा से नहीं उतरे कभी आज तक। बहुजन समाज पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है कि जिसने कभी अपने बल पे चुनाव लड़ा, कभी स्टारों का सहारा नहीं लिया, किसी फिल्म स्टार का सहारा नहीं लिया। ये बहुजन हमने सहारा नहीं, हमने तो प्रत्याशी उतारे, हमने तो बाकायदा विवेक पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे जी, लगातार आपकी बातों पर मोहम्मद हासन भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो कि बसपा से। और इसी पर आपको ये बताना चाहूंगी कि मायावती का भी ट्वीट जो है वो इस चुनाव के दौरान सामने आया है, क्योंकि एक ही जो उम्मीदवार है वो उतारा है बसपा ने, गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ से, जिनका जिक्र भी कर रहे थे लगातार। और बताना चाहिए कि मायावती ने जो ट्वीट किया उसमें यह लिखा गया है कि लोकसभा की सीट पर 23 जून को जो उपचुनाव हो रहे हैं, बीएसपी को जिस प्रकार से सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है और विरोधियों के हथखंडों से दूर रहकर ये जन समर्थन वोट में भी जरूर बदलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। ये जो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं ये मायावती ने ट्वीट किया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो लगातार एक अपनी जीत जो है वो पक्की करती आई है इन सीटों से, तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है ये चुनाव। लेकिन जिस तरीके से बसपा का जो ट्वीट है, मायावती ने जो ट्वीट किया है इस पर कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी जो जीत है वो यहां से निश्चित है, क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखिए कुमारी मायावती जी ने अगर जो बात कही है तो आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी अधूरी बात नहीं करती है। और आप ये मान लीजिए कि गुड्डू जमाली जी पास सीट को जीत कर आएंगे और एक बहुत अंतर से जीत होगी, आप ये देखिएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कभी बांटने की राजनीति नहीं करी है, हमेशा जोड़ने की राजनीति की है। और देश में अब तक जो चला आ रहा है आप देख सकते हैं कि परिवारवाद हमारे नहीं तो पार्टी जी ठीक है, परिवारवाद की बात करने वाले भूल गए बसपा का महासचिव कौन है। ठीक है आपके पास, हेलो जी आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी थोड़ा। देखिए बहन जी ने कनेक्शन तो नहीं कटवा दिया। मोहम्मद हासिफ जी, आपको मेरी आवाज में सारी, सबसे पहले ये बताइए। ठीक है मोहम्मद हासिफ, ठीक है मोहम्मद हासिफ जी जी, बात रखिए अपनी आप पहले। देखिए, आप ये निश्चित मान के चलिए कि गुड्डू जमाली जी जमीन से जुड़े हुए, जैसे हमारे कहते ना कि हमारे विरोधी भी जब हमारे कैंडिडेट की तारीफ कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि उनका नहीं भाई शिष्टाचार, राजनीति में शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है। जिसने अपने जीवन को जनता के लिए समर्पित किया उसको स्वीकार करने में कैसा आक्षेप। अटल जी की तारीफ आज भी लोग करते हैं, ऐसे भाजपा के कई नेता हैं जिनकी मिसाल दी जाती है, समाजवादी पार्टी के कई नेता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई तंज कसने जैसी बात नहीं है। गुड्डू जमाली जी को मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि वो एक जमीनी नेता हैं और ये उनकी अपनी काबिलियत और उन्होंने अपना जो समय जनता को दिया है, ये उसकी वजह से उन्होंने नाम कमाया है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो समाजवादी पार्टी के लिए हम जो अपना कंपटीशन देख रहे हैं वो गुड्डू जमाली जी को देख रहे हैं। निरहुआ जी को तो हम कहीं देखते ही नहीं है इस मामले में। लेकिन हम ये मानना है कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है और हम सुरक्षित तरीके से इस सीट को जीत रहे हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली जी जो है वो बहुत जमीनी स्तर के नेता है और उन्होंने बड़ी, ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत की है लोगों को अगर जाकर। और ये सच्चाई है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी बहुत अंतराल से जीतने का काम आने वाले चुनाव में वो करेगी, आप ये मान लीजिए। और बहन कुमारी मायावती जी की बात करूं तो वो उन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल वो 100% ये बात तय होती है कि आज की जो स्थिति है हमारी, कभी भी पॉलराइज करने की राजनीति नहीं है बहुजन समाज पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम कर रही है। ये लंबा मामला नहीं चलेगा, आप ये मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्थिति है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए आप भी लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे पर बात रखना, किस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो लगातार सामने आती है। और जब चुनाव का समय होता है, ये एक ऐसा समय होता है जब लगातार कई तरह की जो बातें होती हैं वो सामने निकल, और अब अभी देखा आपने, सुना भी है कि किस तरीके से ये बात जो कही जा रही है, धर्म की राजनीति जो है वो पार्टी करती है। कई अग्निपथ योजना का भी जिक्र देखिए इस डिबेट में कर दिया गया कि इसका असर भी अब ये चुनाव में पड़ने वाला है। और ये बात पहले से ही जाहिर है कि आजमगढ़ और रामपुर सीट जो है वो सपा की ऐतिहासिक जीत जो है वो साफ झलकती है। और ऐसे में क्या लगता है कि इस चुनाव में भाजपा जो है वो कहां तक खड़ी उतरेगी? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, आजमगढ़ और रामपुर में इसके पूर्व जो लोग चुनाव लड़ते थे समाजवादी पार्टी से, उनके कद के कारण जनता उनकी तरफ झुकती थी। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आजम खान का एक बहुत लंबा विवादित राजनीतिक जीवन रहा है। सेना को पत्थर फेंकने से लेकर तमाम विवादों में वो शामिल रहे हैं। कहीं कहीं विवाद भी लोगों का कद बना जाते हैं जी, और उस कारण से जनता उनको वोट दे देती थी। इस बार दोनों स्थितियां नहीं है। इस बार जनता की जो बीच है उसको जनता चुनेगी। धर्मेंद्र यादव जी की भी बहुत बड़ाई विवेक जी हमारे बात बता रहे थे। धर्मेंद्र जी मेरे साथ पढ़े हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के छात्र है, मेरे साथ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उनके बारे में मुझको बहुत ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। बस यही जान लीजिए कि वो मुलायम सिंह यादव के भतीजे ना होते तो अभी तमाम छात्र नेताओं की तरह वही चप्पल चटका रहे होते इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सड़कों पर। ये तो उनका कद बता दिया मैंने एक शार्ट भाषा में। अब रही बात जो वहां का राजनीतिक परिदृश्य है, जो क्षेत्र में रहेगा जनता उसको अपना समर्थन दे। और जिस तरह से दिनेश जी वहां रहे, क्षेत्र में बराबर संपर्क में रहे, किसी कलाकार का उपहार जिस तरह से विवेक जी उड़ा रहे, कल से बुकिंग पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, तमाम कलाकारों की इनके भी दल ने लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम किया है। तो किसी, देखिए लोकसभा विधानसभा केवल एक समाज की नहीं होती, पूरे समाज की होती है। उसमें हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी कलाकार का इस तरह से उपहास नहीं उड़ाया जाना चाहिए। बहुत गरीब तबके से दिनेश जी निकल करके यहाँ तक आए हैं और आज भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, तो उनके संघर्ष की सराहना होनी चाहिए। उनके ऊपर इस तरह का आक्षेप कर रहे हैं विवेक जी, ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन
कलाकार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसी की फिल्म चल सकती है, किसी की फिल्म पिट सकती है, किसी की सस्ती फिल्म हो सकती है। राज बब्बर भी इन्हीं की पार्टी से गए हैं, कांग्रेस के आगे चल के अध्यक्ष भी बने। इस तरह से कलाकारों के बारे में टिप्पणी ठीक रही। ठीक है, विवेक पांडे जी यहाँ पर कुछ कहना चाहता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी बात करिए। कलाकारों का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब ये परिधि जरा डिस्टर्ब मुझे तब कर देती है जब सोनू सूद जैसे कलाकार जो कि लॉकडाउन में गरीब आश्रितों की, निराश्रितों की लगातार मदद करते हैं और उन्हीं के घर पे ईडी का छापा मरवा दिया जाता है। तो ये थोड़ा संशय वाली बात है ना कि भाजपा का कलाकार कलाकार होता है और जो कलाकार निष्पक्ष रूप से विपरीत पार्टी, दूसरी विरोधी पार्टियों में या निष्पक्ष रूप से अपने संगठन के माध्यम से गरीबों के लिए कार्य करता है, उसको कलाकार की श्रेणी में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो वही देखिए, पैरामीटर तो आपने बदला है, तो जो पैरामीटर आपने बदला है उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, विवेक पांडे पे छापा किस लिए मार दिया गया था भाई? ठीक है, सोनू सूद जवाब देने के बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, उनका ये कहना है कहीं ना कहीं। ठीक है, के घर आप छापा मरवा देंगे, ये कौन सा प्रिया जी, मुझे एक मिनट में इसकी बात का जवाब दे लेने दीजिए, बड़ी कृपा हो आपकी। देखिए, कोई भी अच्छा काम करता है या समाज का अच्छा काम करता है, मेरी बात सुन लीजिए, सोनू सूद ने अच्छा काम किया, मैं भी उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता विवेक जी कि आप इनकम टैक्स का हिसाब ना दीजिए, आप ईडी के सम्मान का सम्मान ना कीजिए। आप तो आप भेजिए ना, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ईडी को भेजिए। देखिए, शिवसेना के विधायक इतनी मजबूत वीआईपी 5 स्टार होटल में बैठे हैं, प्राइवेट जेट पांडे जी आऊंगा 34, 35, 36 करोड़ की बात जो सवाल किया है आपने, जो सवाल किया विवेक श्रीवास्तव जी से, जवाब तो दे लीजिए उसको पहले अपना। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात ठीक है, ठीक है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक है, विवेक काम करने से आपको अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता विवेक जी, आप अधिवक्ता हैं, आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। ठीक है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, तो कहने का अर्थ ये है, कोई अच्छा काम करने के बाद आप व्यक्ति को अपराध करने का या गलत काम करने का लाइसेंस। सोनू सूद ने कौन सा अपराध किया था? कानून का पालन कौन सा अपराध किया? अगर इनकम टैक्स का हिसाब नहीं, इनकम टैक्स आपका दरवाजा खटखटा रहा तो नहीं, तो सोनू सूद पे कौन सा हिसाब बाकी था इनकम टैक्स का? मुझे जरा मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। ये इस डिबेट का विषय थोड़ी विवेक जी। ईडी और इनकम टैक्स के अगर आपके दरवाजे में दस्तक होती है तो उनको आप बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? ठीक है, स्वागत है, स्वागत। सोनू सूद को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, बिल्कुल धुलकर साफ हो जाएंगे, ना कोई ईडी रहेगी ना कुछ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है कि विवादित व्यक्ति को डालिए, जिसके ऊपर कई ईडी के मुकदमे हो और तमाम मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की मशीन में डालिए, इधर से डालेंगे उधर धुलकर बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑटोमेटिक मशीन है साहब। यहाँ आकर के लोग सुधर जाते हैं, यहाँ आकर जो अपराध करने की मानसिकता होती समाप्त हो जाती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अंतर्गत उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ है और उसके दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, और ये भी कहा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र यादव है वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई है। इस तरह की भी खबरें हैं और नहीं गए। ऐसे में ये भी है ना कि एक जिस तरीके से काफी ज्यादा आजमगढ़ जो है, अगर आजमगढ़ की बात करें, लगातार जीत जो है वो सपा की देखी गई वहां पर, और ऐसे में अब ये भी बातें देखिए कही गई ना कि अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए वहां पर नहीं गए, आजमगढ़ में कहीं पर वो नहीं गए। लेकिन क्या बात हो सकती है? क्या उनको पूरा भरोसा है कि जीत उनकी होने वाली है, या फिर विरोध का डर है उनको? इस तरीके की बातें भी बनने लगी। लेकिन अब जब बात धर्मेंद्र यादव की आती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको पता है कि किस तरीके से जीत होगी, कि उनके जो उम्मीदवार है वो धर्मेंद्र यादव हैं। देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं। आजमगढ़ परिक्षेत्र जो है, जो पूर्वांचल का एक मजबूत बेल्ट माना जाता है, जब उसके युवाओं को अपमानित किया जाता है आतंकवाद से जोड़ करके, जब एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति के मुंह से निकलता है कि आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ न बनने दीजिए, तो मुझे लगता है आजमगढ़ की जनता और युवाओं के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात करने का प्रयास किया जाता है, ये आजमगढ़ की जनता इसको नकार देती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अभी अग्निपथ योजना दिखाई है, उसमें आजमगढ़ पूर्वांचल हर तबके के युवा हैं, हर क्षेत्र के युवा हैं, लेकिन कई ऐसे हमारे बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े, जैसे गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ये सारे युवा एक दूसरे के सांस्कृतिक शिष्टाचार के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा ना, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए लगातार फंडिंग हो रही है, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं जा रही है, लेकिन सेना को देने के लिए पेंशन नहीं है इनके पास।
तो ये काले धन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ये भी जगजाहिर है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर युवा पढ़ा लिखा है, इतनी समझ हर युवा के अंदर है कि पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार पलटने के लिए पैसा है इनके पास, नवनिर्वाचित सरकार पलटने के लिए पैसा है, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 35 से 36 करोड़ रुपए देने के लिए पैसा है। और यहाँ तो संख्यात्मक बल भी जो है 42-43 तक जा रहा है। तो ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात पे आइए, विकास कार्य हर चुनाव में परिधि पैरामीटर का काम करते हैं। समाजवादी सरकार ने आजमगढ़ को जिस तरह से सजाने का काम किया, जैसे कमिश्नरी की बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग, कचहरी भवन, राहुल सांकृत्यायन को अमृत प्रदान करना, पीजीआई, 100 अस्पताल का हॉस्पिटल, अखिलेश जी का डायल 100, 108 एम्बुलेंस जैसे जो कृत्य, जो सुधार कार्य समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को, चौराहों का नवीनीकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और उसी क्रम में जिस तरह 50 ब्राह्मणों की हत्या पूर्वांचल में होती है इनके कार्यकाल में, तो ये तो आप मान के चलिए कि भाजपा को तो आजमगढ़ नकार देगा। पूर्वांचल कम से कम इतना परिपक्वता के साथ वह वोट और मतदान करेगा कि भाजपा के किए कृत्यों को, उसने विधायकी चुनाव में 10 की 10 सीटें हारे थे ये लोग, और 10 की 10 सीटें तब हारे थे जब पूरा जोर लगा दिया था इन्होंने। थोड़ी गलती हमसे हो गई कि पश्चिम में भी हमको छावनी में बदल देना चाहिए था पोलिंग बूथ वगैरह को, लेकिन ठीक है, जो हो गया उस पर मैं बात ज्यादा नहीं चाहूंगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी की भी बात पे आ जाते हैं। ऐसे कई नेता हैं जो एक दूसरे को रास नहीं आते हैं। अब छात्र जीवन में तो कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आज वो अपनी योग्यता पे चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी के लिए गौरव की बात है। बदायूं से हारे हैं, बदायूं से मौर्य से हारे, भी बताइए ना। तो आपके केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए हैं, योगी जी ने सीट कैसे बचाई सब जानते हैं। ये तो कहने की कोई परिपाटी नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए अगर वो सक्षम है, योग्य है, तो ये हमारी समाजवादी पार्टी के लिए एक आदर्श बात है। भाई अखिलेश यादव जी के कंधों पे जिम्मेदारी डालने का अर्थ ही नहीं, क्योंकि पूरे विधायक, सांसद, जितने वहां के जनप्रतिनिधि थे, हाईकोर्ट के वकील से लेकर हर तबके के लोग वहां चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और धर्मेंद्र यादव जी अगर अपनी योग्यता पे चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए यह गौरव की बात है। और भाजपा के हर प्रत्याशी के लिए अब दिल्ली तक को वापस को यहाँ यूपी आना पड़ता है, तो भाई देखिए ये तो इनके आकलन के लिए बात है ना कि मोदी लहर हमेशा तो चलेगी नहीं, और इनके हर प्रत्याशी को धक्का मार करके अगर जिताना पड़ता है तो भाई वो इनके लिए मुझे लगता है चिंतनीय विषय है कि अपने प्रत्याशियों का या अपने संगठन का आकलन ये करे। ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं करते हुए नजर आए, अपना संबोधन दे रहे थे। अगर बात दिनेश लाल यादव निरहुआ की हो, उनके समर्थन में भी वोट करने की अपील कर रहे थे वो लगातार, साथ ही साथ कई ऐसे मतलब हैं। तो एक तरफ बात सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि भाजपा की, और दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव एक भी सभा में नहीं गए, वहां पर प्रचार प्रसार नहीं करने पहुंचे। अगर बात करें गुड्डू जमाले की, कितना ज्यादा जो फायदा और नुकसान इससे मिलने वाला है, क्या लगता है आपको इस तरीके से जो जीत है वो संभव हो पाएगी? क्योंकि अपने अपने दावे और अपने अपने जो जीत के पेच यहां पर चले जा रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले विवेक पांडे जी कुछ कह रहे हैं। विवेक पांडे जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे याद है इनके जितने जिम्मेदार नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेके हर कैबिनेट के मंत्री, वो सारे तो प्रचार मंत्री हैं। भाई AK शर्मा जी ने तो कहा ही था अभी कुछ दिन पहले पूर्वांचल में, आप वोट दीजिए या ना दीजिए, भाई इनके मंत्री की लाइन भाषा है। तो आप वोट चाहे भाजपा को दीजिए ना दीजिए, भाजपा ही जीतेगी। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी जरा बता दीजिए कि वोट मिले या ना मिले लेकिन भाजपा जीतेगी, ये इनके जिम्मेदार मंत्री कह के गए हैं। और योगी जी कोई काम तो करते नहीं, उनका तो काम ही है उनको उठा करके यहाँ वहां दाएं बाएं करके जहां चुनाव होता है भेज दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो गर्त में जा ही रही है। तो भाई मैं तो मानता हूं ये प्रचार करने के लिए भाजपा के मंत्री, नेता, सांसद एक से एक इसमें तेजस्वी ओजस्वी लोग पड़े हैं, जिनसे प्रचार आप करवा लीजिए। ये बात अलग है कि कश्मीर में जाके आतंकवादियों के साथ ये मतलब सरकार बनाते हैं, आतंकवादियों को टिकट भी देते हैं, तब इनका हिंदुत्व पता नहीं कहाँ चला जाता है। और की श्रेणी ऐसी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को अपमानित करने से बेहतर है कि अपना आकलन करें। चाहे वो सत्ता पक्ष हो विवेक पांडे जी या विपक्ष हो, जीत के लिए तो वो करेंगे ही ना। जीत अगर तो चाहिए तो फिर प्रचार प्रसार की बात हो, सभाओं में जाकर वोट मांगने की अपील हो, वादे याद दिलाने की बात हो, वादे करने की बात, तमाम जो कोशिशें हैं वो तो वो करते नजर आते ही हैं। जी विवेक पांडे जी। जी आवाज जी बताइए सवाल पूछिए आप।
देखिए, जिस तरीके से अभी आप बात कह रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, जब चुनाव की बात आती है तब हर वो कदम उठाते हैं वो लोग। अगर सभाओं में जाने का सवाल होगा, वो सभाओं में भी जाएंगे, अपने प्रत्याशी के लिए जो उम्मीदवार उतारते हैं मैदान में, उनके लिए वोट मांगने की भी अपील करते हैं, तमाम वादे याद दिलाने लगते हैं। तो ये तो दोनों पार्टियों का काम है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं, बिना वोट दिए सरकार कैसे बना ले, मतलब बिना वोट दिए सीट कैसे निकल जाएगी, वो जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि इनके जिम्मेदार मंत्री ने, जिम्मेदार पद पे हैं वो, हर शब्द के अंदर अर्थ छुपा होता है। एक शब्द का अर्थ बिगड़ने से देखिए देश जल गया। एक नुपुर शर्मा जी ने केवल शाब्दिक अर्थ उनका बदल गया तो देखिए कितनी हिंसा हो गई, कितना इसमें विवाद पैदा हो गया। तो मेरा तो कहना, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। संवैधानिक पद पे बैठे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार पूर्ण बयान देना चाहिए। आप वोट दें या न दें, हम सीट निकाल लेंगे। तो मुझे तो ये फॉर्मूला समझना है कि ये कैसे होता है भाई, जरा हमको भी समझाइए ताकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस पैरामीटर को समझ सके। नहीं, विवेक पांडे, जो पैरामीटर की आप बात कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हालांकि विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, वो देंगे इस बात का जवाब। लेकिन समाजवादी पार्टी भी आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन के से भी बात करने के लिए कोशिश की और ये भी कहा कि चुनाव में धांधली भी हो सकती है, कई तरह के चीजें जो है वो गड़बड़ी की भी बात की गई कि कई तरह की जो चीजें हैं वो नजर आने वाली हैं इस चुनाव में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, पूर्ववर्ती चुनाव में आप देखेंगे, अगर नगर निकाय पंचायत चुनाव से लेकर के विधायकी के जो चुनाव हुए थे, उसमें किस तरीके से संस्थाओं ने, मतलब पुलिस के माध्यम से या वहां के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इन्होंने चुनाव लड़े हैं, वो जगजाहिर है। चीर हरण तक इस देश के चुनाव में पहली बार हुआ, तो वो भी पूरा श्रेय भाजपा के पाले में है। वो काला अध्याय भी भाजपा के लोगों ने लिखा है। और चीर हरण, मुझे लगता है कि जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग ये लोग करते हैं चुनाव में, भाई क्या योग्यता कम है? मुझे तो लगता है कि भाजपा में एक से एक योग्य लोग हैं, अपने दम पे चुनाव लड़े, लेकिन पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तब सवाल उठने लाजमी है। और इस देश की स्थिति आर्थिक इतनी कमजोर नहीं है मैम कि आपके बैलेट या ईवीएम के डब्बे कूड़े की गाड़ियों में पकड़े जाते हैं और इन्हीं के जिलाधिकारी, इन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर करने के लिए आदेश पारित करते हैं। तो भाई जब अव्यवस्थाएं सामने आएंगी तो सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे। निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है निष्पक्षता, आम जनमानस के जनभावना का सम्मान करना। और जिस तरीके से इन्होंने लगातार बिहार देख लीजिए, एमपी देख लीजिए और कई राज्यों में कर्नाटक देख लीजिए, इन्होंने जिस तरीके से मैनिपुलेटेड सरकार बनाई है बिना चुनाव लड़े, तो माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। हम बसपा का भी सम्मान करते हैं, कांग्रेस का भी करते हैं, भाजपा का भी करते थे तब तक जब तक ये अटल जी की भाजपा थी। ठीक है, हर चुनाव को जन मान्यता के अनुसार लड़ा जाता था। लेकिन ये जो परंपरा इन्होंने शुरू की है कुछ समय से, जिस दिन ईश्वर न करे ये लोकतंत्र जाग गया ना, यकीन मानिए लोकतंत्र सबसे ज्यादा सिंहासन का भूखा होता है, आम जनता सबसे ज्यादा सिंहासन की भूखी होती है। और जिस तरीके से ये जनाधार को दरकिनार करके मनमाने तरीके से खरीद फरोख्त करके विधायकों की सरकार गिराने का, सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है मैम। आप बड़े बड़े राष्ट्रों का उदाहरण देख लीजिए, फांसीवादी मानसिकता जहां जहां रही वहां सरकारें नहीं, राज्य नष्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि इन गलत पैरामीटर को, गलत प्रचलन को शुरू करने से बचना चाहिए। और चुनाव योग्यता का पैरामीटर होता है, योग्यता के आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीतिक दल बिल्कुल सहयोग करें, जो भी आपके संसाधन है उसका उपयोग करें, लेकिन प्रशासनिक अमले को इसका हिस्सा ना बनाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद हासिम में हमारे साथ थे, उनसे भी यही सवाल लगातार अभी हम कर ही रहे थे कि उनका जवाब नहीं दे पाए वो। मोहम्मद हासन जी, यही बात रखी जा रही थी कि एक तरफ जिस तरीके से अगर भाजपा की बात करें, देखा जा सकता है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं करते नजर आए, अपना संबोधन दे रहे थे, जो उम्मीदवार उनकी पार्टी ने उतारे हैं उसके लिए वोट मांगने की भी अपील कर रहे थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर यहाँ पर बात करें तो अखिलेश यादव नहीं गए, प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया। इसका क्या कुछ असर आपको लगता है कि बसपा पर पड़ने वाला है? मोहम्मद हासिन जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। तो मोहम्मद हासिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए किस तरीके से अभी वो सवाल रख रहे थे विवेक पांडे जी, आपने सुना होगा, ए.के. शर्मा, कई ऐसे नाम बता दिए उन्होंने और ये भी बताया कि कई ऐसे चुनाव जो थे उसमें देखा गया कि धांधली होती थी
और बातें ऐसे करते थे, बयानबाजी इस तरीके से बीजेपी करती थी कि वोट दो या ना दो बीजेपी ही जीतेगी। क्या कुछ जवाब देंगे इसका, क्योंकि सवाल अब उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए प्रिया जी, ये बयान विवेक जी कहाँ से लेके आए? उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी अपना अनुभव बता रही है, इस तरह से चुनाव में समाजवादी पार्टी की दाखिली करनी। ये बयान ए.के. शर्मा जी ने दिया है आजमगढ़ में। पुलिस के दम पे किस तरह से चुनाव ये लोग लड़ते थे, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। ए.के. शर्मा का क्या बयान है, मैंने भी उसको देखा नहीं है। और पल्ला जान लिया। ठीक है विवेक पांडे को जवाब तो दे नहीं दीजिए पहले। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात शर्मा का क्या बयान, मैंने उसे देखा नहीं प्रिया जी। फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के काम पे उनके साथ जाती है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे काम पे मुहर लगाएगी और हमारा एक एक कार्यकर्ता प्राण पड़ से अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने की पूरी करता है। हम सब लोग लगते हैं। विवेक जी इसको बड़ा चुप तरीके से प्रचारित कर रहे थे कि साहब इनके इतने विधायक इतने मंत्री लगे हुए, ये अच्छी बात है, हमारे पास है, लगे हुए, उनको लगना चाहिए, ये उनका दायित्व है और ये वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें किसी पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपके पास नहीं है क्या, आप कहाँ, इसकी मानसिकता नहीं है, इसके लिए आप दुखी होइए। हमारे यहाँ की अच्छी बात है, सब मिल करके चुनाव लड़ते लड़ाते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, डिबेट को यहाँ पर समाप्त करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए थे, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए थे, वहीं बसपा से हमारे साथ मोहम्मद हासन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहा है वो काफी आम है। क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो लगातार जीत जो है वो इन सीटों पर दर्ज करती हुई अभी तक आई है और जिस तरीके से काफी ज्यादा अब भाजपा भी यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है और कई तरह की सभाएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने पहुंचे और जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके लिए वोट करने की भी अपील की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अखिलेश यादव की तो उन्होंने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया और ऐसे में भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस वोटिंग में सबसे अधिक जो नजर है वो विपक्ष पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 सीनियर नेताओं की ओर से खाली की गई सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और आजमगढ़ से सांसद रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं रामपुर से 10वीं बार विधायक बने आजम खान ने सांसदी को छोड़ा और इन सीटों पर दोनों ही बड़े नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनाव के लिए जिस प्रकार के समीकरण बनते नजर आए उससे एक नई बहस को जन्म दिया है और कई तरह की चीजें भी सामने निकल के आ रही है। यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 की ये रिहर्सल है। क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी रणनीति के तहत इस बार के उपचुनाव के मैदान से खुद को अलग रखा? कई तरह के जो तर्क निकल कर आ रहे हैं उसमें आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई लोग मौजूद भी थे, सपा से भी जुड़े हुए थे, भाजपा से भी जुड़े, जिन्होंने अपनी तरीके से अपनी बातें रखी। लेकिन जब परिणाम सामने निकल कर आ जाएगा उससे यह साफ हो जाएगा कि किसकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो पाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी डिबेट में एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज।